और लिक्विड फोर्स लगाती है। अब आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज ये कहता है कि ये जो फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है इनसाइड अ लिक्विड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स हमेशा इक्वल होगा टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब इस बात को समझने के लिए फिर से समझो। मैं आपसे कहूं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, मान लो पानी ही भर दो आप, ये लिक्विड भर दिया आपने और इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दो। लेट से मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया है, आप किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट रख सकते थे, मैंने सिलिंड्रिकल प्लेस कर दिया है। ऑब्वियस ही बात है बेटे कि इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला सरफेस है दैट इज एट डिफरेंट डेप्थ, एंड जो लोअर वाला सरफेस है दैट इज ऑल्सो एट डिफरेंट डेप्थ। मतलब ये ऊपर वाला सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये वाला, और ये नीचे वाला सरफेस ऑफ द सिलेंडर आर एट डिफरेंट डेप्थ्स इनसाइड द लिक्विड। मान लो सिलेंडर की लेंथ एल है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अब यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है इस सिलेंडर का, ये अगर मान लो कि आई एम अज्यूमिंग दिस हैज टू बी एट अ डेप्थ ऑफ h1, और ये वाला जो नीचे वाला सरफेस है दिस आई एम अज्यूमिंग एट अ डेप्थ ऑफ h2, ये h2 डेप्थ पे है, वो h1 डेप्थ पे है। तो एक बात तो ऑब्वियस हो गई सर कि ये ऊपर वाली जो लिक्विड है ना, वो इस ऊपर वाले सरफेस पे एक प्रेशर लगा रही होगी, क्या बोलते हो आप? एक प्रेशर तो ये लग रहा होगा, लेट मी कॉल दिस एज प्रेशर P1। और जो नीचे वाला डेप्थ है उस पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होगी। देखो एक ही ऑब्जेक्ट है बट ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग डेप्थ पे है, तो इसलिए जो प्रेशर की वैल्यू है ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे वो भी अलग अलग है। अगर ये सेम डेप्थ पे होता तो प्रेशर की वैल्यू सेम होती, ये अलग अलग डेप्थ पे तो प्रेशर की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर्स एक्टिंग ऑन द टू सरफेसेस देयर विल बी फोर्स, राइट? अब यहाँ पर फोर्स भी तो लग रहा होगा, तो वो फोर्स कितना होगा? तो पहली बात तो व्हाट विल बी द प्रेशर्स। तो प्रेशर अगर 1 की मैं बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू रो GH1, राइट अंशिका? यस सर। प्रेशर 2 की बात करूं तो दिस विल बी रो GH2। दीज आर द टू प्रेशर्स। अब फोर्स लिखो तो सिर्फ लिक्विड का फोर्स लिख रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग ग्रेविटी राइट नाउ, मैं पहले लिक्विड का फोर्स लिख रहा हूं। तो इस प्रेशर, ड्यू टू दिस प्रेशर देयर विल बी अ फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी रिटन एज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज रो GH1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। फोर्स 2 फिर से प्रेशर रो GH2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहां तक क्लियर है तो बताओ? यस सर। देखो अनडाउटेडली देयर विल बी ग्रेविटी, बट आई एम नॉट कंसर्न विद द ग्रेविटी राइट नाउ, बिकॉज हम सिर्फ लिक्विड जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स बेसिकली होता क्या है कि जो लिक्विड एक नेट फोर्स लगाता है ना, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अ बॉडी केप्ट इनसाइड द लिक्विड, उसका नाम है बॉइंट फोर्स। अब वो किसके बराबर होगा नहीं होगा वो एक अलग फैक्टर है, बट हमें तो सिर्फ उस फोर्स से मतलब है जो लिक्विड लगा रहा है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा जो लिक्विड लगा रहा होगा? अनडाउटेडली ये जो नीचे फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर होगा बिकॉज प्रेशर वहां पे ज्यादा है, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है। और जो ऊपर लग रहा है वो फोर्स कम होगा बिकॉज वहां पर प्रेशर कम है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? नेट फोर्स विल बी F2 माइनस ऑफ F1 विच इज नथिंग बट दिस विल बी इक्वल टू रो G, ए कॉमन ले लो तो H2 माइनस ऑफ H1। क्लियर? ओके। तो एफ नेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी, ए इंटू H2 माइनस ऑफ H1 कैन बी रिटन एज एल। देखो सी द डायग्राम, और ओके। a इंटू एल को व्हाट कैन बी कॉल दिस? a इंटू एल फॉर द सिलेंडर, एरिया वॉल्यूम। मल्टीप्लाइड जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम, बिल्कुल सही। तो रो जी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और ऑल्दो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी which is immersed. Rho is the density of the liquid in which the body is immersed. G is the acceleration due to gravity. मुझे एक बात बताओ कि when you will immerse a body inside a liquid, आपको नहीं लगता कि जो बॉडी का वॉल्यूम है उतना ये लिक्विड भी वहां से डिस्प्लेस होगी? यस सर। ठीक है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है ना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, अगर पूरी बॉडी इमर्स है तो पूरा वॉल्यूम, अगर कम बॉडी इमर्स है तो कम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यस सर। तो यहां से हम फाइनली ये कह सकते हैं
कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो पहले सर यहां तक समझ आ गया। अब ये जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है और ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो डोंट यू थिंक इट विल बिकम द मास ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड? थिंक अबाउट इट। दिस इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस okay, इज into volume. volume of liquid displaced, so this will become mass of liquid, right? Yes. Mass of liquid displaced multiplied by g. सोचो। Okay. एंड दिस इज नथिंग बट वेट, बिकॉज किसी भी मास को अगर आप स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट बिकम्स वेट। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया या नहीं हुआ? और यही जो एफ नेट है इसी को आपने बॉइंड फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट का नाम दिया हुआ है। अब देखिए क्या नहीं समझ आया आपको? Okay, sir, आ गया। आ गया? Yes, इसका sir. मतलब है कि अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंड फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब कोई भी लिक्विड किसी भी बॉडी पे उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जितना उसका वेट डिस्प्लेस होता है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। Okay. ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका बॉइंड फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट, और उसके साथ ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। अब हम आते हैं दूसरी कुछ बातों पे। ये तो मैंने आपको एक चीज बता दिया जो आपको स्टैटिक लिक्विड के लिए था। स्टैटिक लिक्विड में मैंने आपको प्रेशर समझा दिया है, मैंने आपको बॉइंड फोर्स समझा दिया है, जिससे रिलेटेड एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब दूसरा जो पार्ट होता है इस चैप्टर का वो है फ्लोइंग लिक्विड, लिक्विड का डायनेमिक्स। फ्लोइंग लिक्विड, लिक्विड जब फ्लो करती है, क्या करती है बेटा? लिक्विड फ्लो Flow. करती है। एक बात याद रखना कि फ्लोइंग लिक्विड में जो भी मैं चीजें अभी पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी चीजें विल बी बेस्ड ऑन आइडियल लिक्विड। ठीक है, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड का क्या मतलब होता है? आइडियल लिक्विड, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस टर्म इन केमिस्ट्री और नॉट। केमिस्ट्री में आपने आइडियल लिक्विड तो नहीं सुना होगा, बट यू मे हैव हर्ड अबाउट आइडियल गैसेस। Yes, sir. है ना? आइडियल गैसेस का मतलब ये होता है वो गैसेस विच ओबेज गैस लॉज। Yes, और sir. एक बात याद रखो कि हर गैस, कोई भी दुनिया में ऐसी गैस नहीं है जो गैस लॉ को ओबे करती है। अंडर सम पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर आपकी कोई गैस हो सकती है जैसे हाइड्रोजन वगैरह जो गैस लॉ को मोर और लेस ओबे कर लेती है, बट वो भी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन अगर मैं जनरल देखूं तो जनरल कोई ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल है। मतलब ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस। Yes, sir. सिमिलरली लिक्विड में भी जो हम पढ़ रहे हैं दीज आर विद सम अजम्पशन। जो हम लिक्विड पढ़ रहे हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं दैट इज आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड के लिए कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉपर्टीज होगी तभी ये लिक्विड आइडियल होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी आइडियल। तो आइडियल लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अच्छा आपने विस्कस फोर्स सुना है कभी? विस्कोसिटी टर्म कभी नहीं सुना? Yes, sir, सुना है। सुना है। विस्कस फोर्स मैं एक ऐसे ही बता देता हूँ, फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ। विस्कस फोर्स का मतलब होता है वो अपोजिंग फोर्स जो लिक्विड के लेयर के बीच में लगता है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ लेयर ऑफ वन लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लिक्विड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। आपने देखा होगा ना, एक कोई कंटेनर लो, उसमें आप पानी रख दो, कोई गिलास ले लो और पानी भरो और इसको स्टर करो, घुमा दो, स्टर करो। स्टर करके आप छोड़ेंगे तो ये रोटेट करते हुए रुक जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए अंशिका, अगर इफ सम बॉडी वाज इन मोशन एंड इट फाइनली स्टॉप्स, तो कोई भी बॉडी अगर रुक रही है इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लगा होगा। व्हाट डू यू से? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब है कि लिक्विड के अंदर भी कोई फोर्स है जो इस लिक्विड के रोटेशन को रोक देता है। इसीलिए आप देखोगे ना कोई लिक्विड ज्यादा फैल जाती है, फॉर एग्जांपल वाटर। अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर ज्यादा फैलता है सरफेस पे। अगर वहीं पे आप उस सरफेस पे हनी रख दो तो वो बहुत कम फैलेगा। अगर आप वो रख दो, ऑयल रख दो, तो वो हनी से ज्यादा फैलेगा मगर वाटर से कम फैलेगा। इसका मतलब है कि वाटर में जो विस्कस फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, जो लेयर्स के बीच में लगता है, वो कम है, हनी में सबसे ज्यादा है। नहीं, ये बात समझ।
सर विस्कस फोर्स समझ नहीं आया, व्हाट इज विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स आप ऐसे समझें कि बेसिकली आप इमेजिन करें कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करती है ना, व्हेनेवर द लिक्विड फ्लोज, तो लिक्विड जब भी फ्लो करती है तो लिक्विड के लेयर की तरह आप इमेजिन करो कि लिक्विड को ना आप लेयर के फॉर्म में इमेजिन करो। ऐसे समझो कि अगर आपने किसी कंटेनर में लिक्विड रखा है और लिक्विड फ्लो कर रही है, तो आप ऐसा समझो कि उसका जो फ्लो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ओके। ठीक है, तो अगर आप लिक्विड के लेयर्स का ऐसे, ये एक लेयर है लिक्विड की, ये दूसरी लेयर है, ये पाइप से पानी निकल रहा है और ये हम इसको लेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि पाइप से पानी फ्लो करेगा तो ये लेयर भागना चाहेगा, आगे जाना चाहेगा, तो ये जो नीचे वाली लेयर है वो इसके मोशन को अपोज करती है। फिर उसी तरह से जब ये लेयर आगे जाना चाहती है तो इसके नीचे वाली इसके मोशन को अपोज करती है। नहीं, यही बात समझ। वैसे ही जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन सुना होगा ना, यस सर। वैसे ही लिक्विड के लेयर्स के बीच में भी फोर्स लगता है विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन लेयर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, और उसी को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ओके। ठीक है, खैर, तो ये भी टर्म मैंने बताया, इसका फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आइडियल लिक्विड में हम विस्कोसिटी कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक टर्म आता है विस्कस, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है आपको। वैसे फॉर्मूला मैं आगे बता दूंगा, जल्दी से सुनना। लेकिन आइडियल लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो छोटी छोटी सी बात याद रखिएगा। सबसे पहली बात, आइडियल लिक्विड, अगर कोई भी लिक्विड आइडियल है तो वो नॉन विस्कस होगी। क्या होगी? नॉन विस्कस। इसका मतलब इसके अंदर विस्कस फोर्स नहीं होगा। ओके। ठीक है, दूसरी बात, नो लॉस ऑफ एनर्जी। लिक्विड के फ्लो में देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग। तीसरा पॉइंट, इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल का यहां पर बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल, दैट इज डेंसिटी विल रिमेन सेम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। सर आप सोचें कि अगर आप बहुत कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चीजों को पैक कर दो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम वॉल्यूम में ये छोटा सा वॉल्यूम लो और इसमें इतने पार्टिकल्स भर दिए हमने। दूसरा, ये इतना ही छोटा वॉल्यूम लिया हमने लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कर दिया, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने ज्यादा कर दिया वहां उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें Yes, नंबर ऑफ sir. पार्टिकल कम है उसकी डेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा चीजों को भरोगे ना, आपको नहीं लगता कि ये दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन उतना कम होता जाएगा? भाई एक Okay. छोटे से कमरे में जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, मान लो, अगर उसमें 10 बंदे आ जाएं तो 2 बंदों के बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा या नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब ये होगा कि कंप्रेस हो गया ना भाई, सब एक दूसरे से दब रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो, सब आराम से रह रहे हो, तो नहीं दब रहे होंगे, यही मतलब है। तो बेसिकली आइडियल लिक्विड का ये मतलब है कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन है ना, उसको आप कम नहीं कर सकते, वो जितना है उतना ही है। इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज इट्स डेंसिटी। Okay. ठीक है, तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लिक्विड। और इसमें एक और चीज होती है, चौथा पॉइंट मैं लिख देता हूं, ऑल्दो इसको कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो ऐसे समझ लो कि आपने देखा होगा ना कि कभी भी टैप से जो पानी निकलता है, कभी आपने ध्यान दिया हो, तो अगर टैप बहुत अच्छा महंगा वाला टैप है जो आपके घर में होगा, तो उसमें आप वाटर का फ्लो आप देखेंगे बिल्कुल एकदम सीधा, ऐसा बिल्कुल एक सिलिंड्रिकल वे में निकल रहा होता है। Yes, sir. और वही टैप जो बाहर कभी अगर आप गए हो, मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे बड़े सस्ते वाले टैप होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह, या फिर मान लीजिए आपके स्कूल में भी हो सकता है पॉसिबल, उसमें आप देखेंगे कई बार टैप से जो पानी निकलता है वो इधर उधर भाग रहा होता है। Yes, है sir. ना? तो जो इधर इधर भाग रहा होता है वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, टर्बुलेंट। और अगर एकदम सीधा अगर आ रहा हो तो उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो बात की बात है, बट लॉजिकली समझने की कोशिश करो। स्ट्रीम लाइन का फ्लो का मतलब होता है ऑर्डर्ड फ्लो, सारे पार्टिकल बिल्कुल एकदम सही सीधा सीधा चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो परेड, मिलिट्री का जो परेड होता है उसमें आपने देखा होगा ना कि हर मिलिट्री एक दूसरे से, जो हर कैडेट होता है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा होता है, कोई आगे तो नहीं भाग जाता। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई पीछे से दौड़ता हुआ आगे चला जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो इस तरह का जो फ्लो होता है लिक्विड के केस में, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो, जिसमें हर पार्टिकल
एक कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी दो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, बट हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसी से वो चलता रहेगा, वो ओबे करता हुआ चलेगा बिल्कुल एक लाइन को, स्ट्रीम लाइन को। कोई आगे भागेगा नहीं, कोई रश में नहीं है, समझे? Yes, sir. ठीक है। बट वो जो टर्बुलेंट होता है उसमें रश होता है पार्टिकल्स में, मतलब कोई आगे भागना चाहता है, कोई उसको फॉलो करना चाहता है, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है। तो जैसे आपने वो रिवर वगैरह में देखा होगा या सी में, समंदर में आपने देखा होगा ना कि वो जब वो आता है यार, वो बहुत ऊपर जब वाटर लेवल जाता है वो टकराता है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं भागता, जब वो पत्थरों से टकराता है पानी। Yes, sir. ठीक है, पता नहीं आप विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन खैर बेसिक मतलब ये स्ट्रीमलाइन का फ्लो का मतलब है कि ऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज बेसिकली a स्ट्रीमलाइन। क्लियर है? Okay. Yes, sir. ठीक है, तो आइडियल लिक्विड की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होगी, जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हम अज्यूम कर रहे हैं। वैसे जनरल लाइफ में मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई लिक्विड नहीं है जिसमें विस्कोसिटी नहीं हो। Hmm. सारे Okay. लिक्विड में विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है सारे लिक्विड में, कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जनरली तो नहीं करते हैं। ठीक है, But बट sir, हम, अगर हाँ, अगर हर लिक्विड एंड हर गैस में हम्म, विस्कोसिटी, मतलब अगर हर लिक्विड में विस्कोसिटी है ही नहीं, तो हमने आइडियल में उसकी पैरामीटर रखा ही क्यों है विस्कोसिटी रखा का? क्यों है, बहुत बढ़िया बात। देखो एक चीज होती है, एयर का फ्रिक्शन होता है या नहीं होता है, ये बताओ। एयर की वजह से भी एयर फोर्स फ्रिक्शन, लगता है यस। होता है, बट हम उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं ना अपने चीजों के लिए। वो क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। देखो अभी बेसिकली आपका जो लेवल है ना, लेवल वाइज चीजें बढ़ती हैं आपके साथ। ठीक है, अगर हम ये निगलेक्ट करके चीजों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो फिर जब इन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे मान लो विस्कस फोर्स को इंक्लूड करेंगे लिक्विड के फ्लो के साथ जो ग्रेजुएशन में होता है आपके साथ, तो फिर हम उन चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नहीं आ रही बात समझ? अगर हम चीजों का आइडियल बिहेवियर हमें पता है, तो फिर उस आइडियल बिहेवियर में कुछ पैरामीटर का चेंज किया जा सकता है और वो हमें समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हमें डायरेक्टली वो रियल पे ही ले आए, तो हो सकता है कि चीजों को समझने में दिक्कत हो जाए। ओके। ठीक है, तो वो बेसिकली लेवल वाइज चीजों को डिवाइड किया गया आपके लिए जीवन में। जैसे इसी में जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें कंसीडर हो रही होंगी, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो वो लेवल वाइज है, तो इसीलिए अभी आपके लेवल के लिए आइडियल माना जाता है। फिर उसके बाद रियल लिक्विड भी पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। ठीक है, तो उसमें ये आपका चैप्टर है ना, वो पूरा सब्जेक्ट होता है। तो आप सोच लीजिए कि उसमें क्या पढ़ाया जाता होगा। तो वो लेवल वाइज है। तो खैर इसलिए अभी फिलहाल हमें आइडियल लिक्विड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो जल्दी से बात करेंगे। अब आइडियल लिक्विड में जो मेन आपसे ये फ्लूइड डायनेमिक्स में जो मेन चीज पूछे जाने की आपके प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। शायद आपने नाम सुना हो, बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, ध्यान से सुने आप। मान लीजिए कोई पाइप है जिसका दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने माना है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में A1 मान लेता हूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में A2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये लिक्विड ऐसे जा रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर लिक्विड इंटर हुआ विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, यहाँ पर लिक्विड बाहर आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। क्लियर? ओके। यस सर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि फॉर आइडियल लिक्विड ये जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी एट दिस एंड इज इक्वल टू एरिया एट द अनदर एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी एट अनदर एंड। ये हमेशा प्रोडक्ट मेंटेन रहेगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू सर v2 अपॉन v1। इसका तीसरा मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी। मतलब जहां पर लिक्विड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। क्या मतलब है सर? फॉर एग्जांपल, आपने कभी देखा है किसी पाइप से पानी निकल रहा है, उस पाइप को हल्का सा दबा दो। आप जब हल्का सा दबाओगे मतलब उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हल्का सा कम करो, तो आप देखोगे कि वाटर की स्पीड बढ़ जाएगी। करके देख लेना। यस सर। इसीलिए फूलों को पानी जब आप देते हो विद द हेल्प ऑफ पाइप, तो कई बार आप उसको आगे से हल्का सा दबाते हो ताकि वो पानी ज्यादा दूर तक जा सके।
क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो वो ज्यादा दूर तक जा पाता है। तो एरिया ओके। को आपने कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई। अच्छा, ऐसा ही होता है, आप वाटरफॉल आप जानते हो भाई, आपने देखा है वाटरफॉल, है ना, नेचुरल यस सर। वो सोर्सेज जो होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, मतलब पहाड़ों से, माउंटेन से अगर वाटरफॉल निकल रहा है, तो जहां से ओरिजिनेट होता है वहां पर वाटरफॉल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो पानी नीचे आता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा यस होता सर। है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो बिकॉज उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता जाएगा? कम। ओके। ठीक है। और जहां पर उसका वेलोसिटी सबसे कम यहां पर है, क्योंकि जस्ट वहां से उसने स्टार्ट किया है अपना मोशन, तो वेलोसिटी सबसे कम वहां पर है, तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा वहां पर होता है। इसका मतलब है, ये टर्म आपको याद रखना है कि भाई एरिया और जो वेलोसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर एन आइडियल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप और ट्यूब। किसी भी पाइप और ट्यूब के थ्रू अगर हम आइडियल लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं तो दिस रिलेशन विल ऑलवेज मेंटेन। नोट कर लिया? यस सर। ठीक। अब आते हैं बर्नौलीज पे, फिर उसके बाद भी इसके हम एप्लीकेशंस को समझेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए आप ऐसे माने कि फिर से ये कोई पाइप ले लिया मैंने, मेरा मन ऐसे किया, मैं ऐसे बना रहा हूँ। एनसीईआरटी में कुछ और तरीके से बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे बनाना है पाइप वैसे बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि आपकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर की क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग, यहाँ पर की क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग। ये लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पर का एरिया ऑफ ओके। क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A1 है, यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लीजिए। यहाँ पर लिक्विड इंटर्स विद वेलोसिटी V1, यहाँ पर लिक्विड कम्स आउट विद वेलोसिटी V2। दिस क्रॉस सेक्शन इज हाइट H1, दिस क्रॉस सेक्शन इज एट हाइट H2। क्लियर? ओके। ठीक। बेटे, यहां पर का प्रेशर मान लीजिए कि कुछ P1 है और यहां पर का प्रेशर कुछ मान लीजिए P2 है। ओके। ठीक। अब इस पे जाने से पहले मैं एक बात और आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद इसकी इक्वेशंस लिखना शुरू करूंगा। उससे पहले एक बात समझिए, मुझे एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh। एनर्जी, बहुत बढ़िया साहब, mgh। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो आपको नहीं लगता कि मास अपॉन वॉल्यूम विल बिकम डेंसिटी एंड इट विल बिकम रो gh? ओके। ठीक। क्यों वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि लिक्विड के केस में या गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे नहीं होगी, वो पूरे वॉल्यूम पे होगी ना। सोच के देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं एक छोटा सा पार्टिकल है तो मैं कह सकता हूं इसकी पूरी एनर्जी इस पार्टिकल पर है। बट अगर मैं कहूं कि ये लिक्विड है, इतना ऐसे लिक्विड है और ये h हाइट पे रखा हुआ है, तो इसके हर पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी या नहीं होगी? यस सर। तो इसका मतलब है कि इस पूरे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की के पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसलिए बेहतर तरीका क्या है कि ऐसे केसेस में जहां पर एनर्जी पूरे वॉल्यूम पे होती है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वहां पर हम एनर्जी का डेंसिटी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। एनर्जी की डेंसिटी हो गई, डेंसिटी। डेंसिटी क्या कि बस कुछ नहीं किया, वॉल्यूम से बस डिवाइड कर दो। राइट अंशिका जी? यस सर। दूसरी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², फिर से इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ रो इंटू v²। नहीं आई बात समझ में? बस वॉल्यूम से ओके। डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से एक और एनर्जी होती है जो लिक्विड का हम अज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी में याद रखिएगा, प्रेशर एनर्जी होता है P इंटू वॉल्यूम। और अगर इसका हम फिर से वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी और पर यूनिट वॉल्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर। ये प्रेशर एनर्जी की डेंसिटी है। तो हम आइडियल लिक्विड में तीन तरह की एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं अंशिका। One is gravitational potential energy density, another one is kinetic energy density, and the third one is pressure energy density. ओके। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक। अब देखो एक बात सोचो, यहां पर अगर बहुत ध्यान से देखो तो वेलोसिटी कहां पर ज्यादा तुमको दिखाई दे रही है? एट विच पॉइंट डू यू थिंक, और एट विच क्रॉस सेक्शन डू यू थिंक वेलोसिटी विल बी मोर? एट A1 और एट A2? कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी? सर एट एरिया, A1 और एट A2। सर हाँ A2। A2, क्योंकि जिसका एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, तो चलो ए पे
जो एनर्जीज हैं, अगर हम उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लिखें तो ए पे जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या क्या होगी, तो चलो देख लेते हैं जल्दी से। इस सर एट A1 कह लेता हूं ना इसको, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो इंटू G इंटू H1, बिकॉज A1 की जो हाइट है वो H1 है, राइट बेटे। ओके और A2 जो है A2, अच्छा अभी प्रेशर एनर्जी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, कंफ्यूज नहीं होना। A2 पे हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो GH2। A2 कितने हाइट पे है, H2 हाइट पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो GH2, करेक्ट है। ओके हो गया, यहां तक बात समझ आई। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मान लूं अगर कि लिक्विड इधर से इधर फ्लो कर रहा है, सोच के देखो, इमेजिन करो अगर लिक्विड इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो किस एंड का प्रेशर ज्यादा होगा, एट विच एंड डू यू थिंक द प्रेशर विल बी मोर। याद रखो लिक्विड सर एट हमेशा, P2 सर एट A2। नहीं नहीं, एट A1 लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो मैं लिक्विड का फ्लो इधर मान रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो प्रेशर है P1 दैट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ P2। ओके यस सर। समझ आई बात, लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट। तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे दोनों में, रो GH2 माइनस ऑफ रो GH1। कुछ नहीं करना है, देख लो बस सीधा सीधा। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ रो V1 का स्क्वायर, ओके ठीक है। और प्रेशर एनर्जी का चेंज क्या लिखेंगे आप, P1 माइनस ऑफ P2। सोच के देखें, सारा मैं पर यूनिट वॉल्यूम ही ले रहा हूं। ओके ठीक है, अब जो प्रेशर एनर्जी का चेंज है, ये सारे ये जो एनर्जीज का चेंज है फॉर एन आइडियल लिक्विड दैट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। व्हाई, बिकॉज आइडियल लिक्विड की मैंने एक साफ साफ प्रॉपर्टी आपको क्या लिखा है, मैंने साफ साफ एक प्रॉपर्टी लिखा है कि आइडियल लिक्विड में देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ चेंज इन प्रेशर एनर्जी, इन सब का सम करूं तो जीरो ही आना चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए ना। ओके समझ रही हैं आप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो GH2, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, ये इस बात को आप ऐसे लिख लीजिए, ये जो लिक्विड को ट्रांसफर करा है वो किसने किया है, प्रेशर ने। इस बात को आप ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, रो GH2 माइनस ऑफ रो GH1 प्लस ऑफ हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ रो V1 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू P1 माइनस ऑफ P2। देखो अगर आपको समझ में आया तो, नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा फिर से। ये क्या किया, समझ आया आपको। नो सर ये नहीं आया। ये नहीं आया। ओके सर आपने डिफरेंस ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस। यस सर। सर कैन यू जस्ट वेट अ मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है स्कूल से। हाँ 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 हाँ। हेलो थैंक यू सर। हेलो जी यस सर। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इक्वेट कर लो तो एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन आ जाएगी रो GH2 प्लस ऑफ हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ऑफ P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ऑफ रो GH1
प्लस ऑफ हाफ रो वी वन का स्क्वायर। ये इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको अंशिका? ओके। अब एक बात सोचो, यहां पर कौन कौन सी एनर्जी थी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो यहां पर की तीनों एनर्जी का सम, यहां की तीनों एनर्जी के सम के इक्वल आ रहा है क्या? देखो, you are getting the sum of energy at one cross section exactly equal to the another cross section or not? यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी आइडियल लिक्विड के लिए, फॉर एनी आइडियल लिक्विड, सम ऑफ ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। P प्लस ऑफ रो जी एच प्लस ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर फॉर एनी लिक्विड एट एनी क्रॉस सेक्शन is going to be constant, मतलब there will be no loss whatsoever when the liquid flows from one cross section to another. ओके यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। नोट कर दिया आपने? सर जैसे से ओके सर। देखो, जैसे मैं एक छोटी सी बात करके फिर आगे की बात कर देता हूँ आपके साथ। एक छोटी सी बात, जैसे फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन, एक्चुअली देखें आप तो उसमें और भी बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, बट बेसिस उसका अगर आप देखें तो दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल इटसेल्फ। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है वो, एक तरह से अगर आप देखा जाए बेसिक प्रिंसिपल उसका बर्नौलीज है। देखो कैसे, आपने अगर एरोप्लेन के विंग्स को देखा है बहुत ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि उसका जो विंग होता है, उसको जब व्हेन इट टेक ऑफ और व्हेन इट लैंड्स, तो उस केस में आपने देखा होगा कि विंग्स का कुछ और पोर्शन बाहर की तरफ निकलता है, उसकी एरिया बढ़ जाती है। कभी देखा है आपने? यस व्हेन सर। इट व्हेन इट टेक ऑफ, तो उस केस में आप देखेंगे ना, अगर ये विंग्स है ना, नॉर्मल सिचुएशन में ये अगर उसका विंग्स है, तो उसमें कुछ और भी प्लेटें लगी हुई होती हैं। जब वो फ्लाई करता है तो वो प्लेट भी बाहर आती है, और जब वो लैंड करने वाला होता है तब भी वो प्लेट बाहर आती है। जब वो उड़ जाता है तो वो प्लेट अंदर चली जाती है। वैसे ही जैसे व्हील्स ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो उसके जो व्हील्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, वो बाहर नहीं यस रहते, सर। है ना? बेसिकली होता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप किसी एरोप्लेन के विंग्स को देखेंगे तो उसकी डिजाइन कुछ इस तरह की होती है। ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नीचे का सरफेस एरिया। कभी भी आप ध्यान से देखना, अगर आप फिर से बैठना प्लेन में तो ऑब्जर्व करना कि ऊपर का विंग का ऊपर का सरफेस एरिया नीचे के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ओके ठीक, अब देखिए क्या होता है। बेसिकली ये विंग्स को अगर हम सामने से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। सामने से देख रहे हैं मतलब ये ऐसे, तो ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो ये यही ओके मुझे दिखाई देगा ना, यही दिखाई देगा मुझे। ठीक है, ऑब्वियसली मैं पूरा विंग तो ड्रॉ करने से रहा। ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया A1 मान लो, ये वाला एरिया A2 मान लो, तो A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो ओके ऊपर वाला एरिया ज्यादा, तो क्या होगा? क्या होगा? ऊपर वाली एरिया ज्यादा प्रेशर हो गया, कम हो गया। ऊपर वाला एरिया ज्यादा हो गया तो ऊपर प्रेशर कम है, और नीचे वाला प्रेशर क्या है? ज्यादा है। सर नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। मैं फिर से बताता हूँ, इस विंग्स को आप कंपेयर करो। मैं ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा बोल रहा हूँ या नीचे का? सर ऊपर का। या तो आप ऐसे समझो, सरफेस एरिया को गोली मार, आप ऐसे समझो, जब ये रनवे पे दौड़ता है तो विंड जो इसके कांटेक्ट में आता है ना, विंड जो कांटेक्ट में आता है ऊपर और नीचे, तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा विंड किस वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, ऊपर वाले के या नीचे वाले के? ये सोच के देखो। व्हेन इट, सर मुझे ना ये शेप समझ में नहीं आ रही है। अच्छा छोड़ो, ये एरोप्लेन का वो है, क्या कहते हैं उसको, विंग है, ठीक है, और ये ओके रनवे पे दौड़ रहा है, रनवे पे ये दौड़े तो एयर विल पास थ्रू दिस विंग्स, राइट? विंग्स ऑफ एरोप्लेन। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा एयर कहां से पास करेगा, ऊपर वाले सरफेस से या नीचे वाले सरफेस से? ऊपर वाले से।
एयर के लिए ज्यादा आसान काम कौन सा है? इसके कांटेक्ट में आना है। इसके कांटेक्ट में आने के लिए उसको नीचे से ऐसे जाना पड़ेगा। ओके। तुम्हें नहीं आया, जबरदस्ती ओके बोला, या छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, ये एक हमने घर बनाया है, इस पे टिन का बना हुआ शेड है। ये छत जो है इसकी टिन की बनी हुई है, ठीक है? यस समझिए, सर। बहुत तेज आंधी आ गई। क्या आ गई? बहुत तेज हवा, बहुत तेज चल रही है। तो मुझे एक बात बताइए, अंदर से अगर कमरा बंद है तो अंदर का तो हवा इंटर नहीं करेगी, करेगी क्या? नो सर। जो भी एयर है वो इस छत से पास करेगी। यस तो सर। इसका मतलब है बाहर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अगर तो बाहर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मेरी बात समझिए, और अंदर अंदर तो एयर इंटर हुआ ही नहीं, तो अंदर तो वेलोसिटी बहुत कम है एयर की। जो अंदर रूम के अंदर जो एयर है उसकी वेलोसिटी तो बहुत कम है, और आंधी का जो पूरा इफेक्ट है वो बाहर है। मानते हो आप? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी और अंदर की वेलोसिटी को अगर हम कंपेयर करें तो v1 इज ग्रेटर ग्रेटर देन v2। हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो एक सरफेस वाली दूसरे सरफेस के बराबर होनी चाहिए, हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस ऑफ p2, यही तो सर। होना चाहिए। थिंक यस अबाउट सर। इट। बट v1 तो ज्यादा है, तो v1 बढ़ा तो इस टर्म को कम होना पड़ेगा या नहीं? सोच के देखो, तभी तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर हो पाएगा। ओके। यस सर। ठीक है, मतलब ये v1 ज्यादा है तो p1 को कम होना पड़ेगा, मतलब बाहर वाले प्रेशर को कम होना पड़ेगा, ये प्रेशर को कम होना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में? अंदर वाले प्रेशर के कंपैरिजन में, तभी ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगी। यस सर। इसका मतलब इस जो ये रूफ है, इस पे ज्यादा प्रेशर किधर से लग रहा है? ऊपर से या नीचे से? अंदर से या बाहर से? नीचे से। नीचे से। तो इसका मतलब है कि नेट इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक इसको लिफ्ट प्रोवाइड होगा या नहीं होगा? सोच के देखो भाई, नीचे यस से सर। प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है नीचे से फोर्स ज्यादा है, तो ये छत ऊपर उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? यस सर। तो ये छत ऊपर उड़ जाती है। आंधियों में आपने सुना होगा कभी कि घर से छत उड़ गई, उसका रीजन यही है। ओके। ठीक है, वैसा ही होता है एरोप्लेन के साथ भी। एरोप्लेन के जो विंग होते हैं ना, वही सारा खेल खेल रहे होते हैं। एरोप्लेन का विंग इतना बड़ा और इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि उस पे देखो, इधर से जो एयर पास होगी ना, विंग के ऊपर वाले सरफेस से जो एयर कांटेक्ट में आएगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और नीचे एयर कम कांटेक्ट में आएगा तो नीचे एयर की वेलोसिटी कम होगी। तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा हो गया, तो एक नेट अपवर्ड फोर्स मिलेगा। और इसीलिए नेट अपवर्ड फोर्स मिलने की वजह से एरोप्लेन ऊपर फ्लाई कर जाता है। ओके। इसीलिए तो उसको रनवे पे चलना पड़ता है। फ्लाई करने से पहले वो रनवे पे दौड़ता है। अच्छा, आप कहोगे हेलीकॉप्टर फिर कैसे उड़ जाता है? हेलीकॉप्टर में वो काम, उस पे जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, फैन, वो करता है वो काम। ओके। समझ आई बात? तो कुछ मतलब ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है एक तरह से। आगे बात करता हूँ, ये बात समझ में आ गई? बर्नौलीज प्रिंसिपल तुम हजम हो गया? यस सर। प्रिंसिपल समझ आ गया ना? अब एक और चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, उस पर आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अच्छा, इससे पहले कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में एक और चीज को रैप अप करूं, मुझे ये बताओ, वो पता कर लिया आपने लॉज ऑफ मोशन वाला? आपको मैंने बोला था, नो सर, अभी नहीं किया। तो वो पता कर लीजिएगा ना। ठीक है, एक और चीज जो आपसे इस चैप्टर में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो है सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक पॉइंट है, कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन या एक्सेस ऑफ प्रेशर है। ये कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो मैं थोड़ी जल्दी बात करूंगा ऑब्वियसली। सरफेस टेंशन पहले मैं समझा दूं आपको। सरफेस टेंशन, सरफेस का टेंशन, सरफेस का टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि लिक्विड के सरफेस पे कुछ हो रहा होगा। भाई उस इसके नाम के साथ ही सरफेस है, तो इसका मतलब सरफेस के साथ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो सरफेस के साथ होता क्या है वो समझिए। होता यह है, क्या नाम है आपका? अंशिका। होता यह है बेटा कि अगर आप लिक्विड को अज्यूम करें ना, लिक्विड को, तो लिक्विड की जो सरफेस पे लेयर होती है ना एकदम पतली सी, इसको हम फिल्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड फिल्म। वो फिल्म नहीं, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ।
लिक्विड फिल्म है ना, सरफेस पे बहुत थिन सी लेयर, बहुत पतली सी लेयर, ठीक है। अब होता क्या, देखो इसके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल देखो तो इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। तो अगर हर कोई इक्वली अट्रैक्ट करे किसी को भी, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा इस वाले मॉलिक्यूल पे? 0। बहुत बढ़िया। तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो ये स्टेबल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हुआ, नेट फोर्स 0, बिल्कुल खुश, निश्चिंत, मजा आ रही है इसको, ठीक है। इसको हम स्टेबल कहते हैं, स्टेबल। इसकी एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी इस तरह के मॉलिक्यूल की मिनिमम। लेकिन सोच के देखिए कि यहां पर अगर मैं कोई मॉलिक्यूल मानूं, तो इधर इसको मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर भी कर रहा होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल भी इसको खींच रहे होंगे, बट क्या इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है जो इसको अट्रैक्ट कर सके? नो सर। नो सर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसपे नेट फोर्स नॉन जीरो है, ये अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, इसकी एनर्जी भी क्या है? ज्यादा। एक बात याद रखो, एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, मोर इज द एनर्जी लेस विल बी द स्टेबिलिटी, लेस इज द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, राइट। तो एनर्जी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे है ना, सरफेस पे, उन सब की स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि लिक्विड का सरफेस भी अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी किसी को भी पसंद नहीं है, जीवन में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो ये लिक्विड का सरफेस भी क्या करना चाहता है? स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा? तो ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये अपनी एरिया को कम करने की कोशिश करता है। कम नहीं आया, ये अपनी एरिया को क्या करना चाहता है? कम, डिक्रीज करना चाहता है। उससे क्या फायदा होगा? एरिया वो जितनी डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कम हो जाएंगे। नहीं है ये बात समझ? भाई अगर मैं एरिया कम कर दूंगा तो मेरे, मान लो कि मेरे रूम का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें कुछ लोग बैठ सकते हैं, कुछ सामान हम रख सकते हैं। अगर उसको मैं कम करके 50 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो उतने ही लोग बैठ जाएंगे, उतना ही सामान रख देंगे, या कम हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो वैसे ही सरफेस भी क्या करता है? अपनी एरिया को कम करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो तो ये चाहता है कि 0 हो जाए, ताकि ऐसे कोई मॉलिक्यूल ही उसके अंदर ना हो जो उसको अनस्टेबल करे। बट 0 हो नहीं सकता, नेचर ने बनाया ही ऐसा है कि वो 0 नहीं हो सकता। तो वो अपने आप को कम करने की कोशिश करता है, कम। और इस प्रोसेस में वो अपनी एरिया को कम करने के प्रोसेस में वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, लाइक अ मेम्ब्रेन। नहीं आया? नहीं समझी ना? नो सर। अरे, आप अपनी एरिया को कम करना चाहते हैं, तो कैसे कम करिएगा? हाउ विल यू डिक्रीज योर एरिया? एरिया कम करोगे, ये अगर सरफेस है, ये एरिया कम करना चाहता है, तो इस सरफेस को कम करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करेगा ना, ऐसे कुछ। ये जो सरफेस है ये अपने आप को कुछ स्ट्रेच करेगा। ये बात ऐसी है कि अगर ये पॉलीथीन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं और इसको ऐसे उठाने की कोशिश करूं, ऐसे ऐसे उठाने की अगर मैं कोशिश करूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो सरफेस है ना, वो खिंच जाएगा मेम्ब्रेन की तरह। यस सर। है ना? तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपको ऐसा स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन टाइप्स बिहेव कर रही है? ओके सर। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच अ लिक्विड सरफेस बिहेव्स एज ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन एंड टेंड्स टू डिक्रीज इट्स एरिया टू बिकम मोर स्टेबल, इस प्रॉपर्टी का नाम सरफेस टेंशन। ओके। समझ में बात? यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड हमेशा अपनी एरिया को कम करने की कोशिश करता है, और यही कॉज है कि हर लिक्विड का जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल होता है। ओके। आपने देखा होगा ना, ये हर ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज मिनिमम। तो इसलिए हर लिक्विड का ड्रॉप अपने आप को स्फेरिकल शेप का बनाने की कोशिश करता है। ओके। समझ रही हैं? इस सरफेस टेंशन के बहुत सारे वो है, आप ये देखें, सरफेस टेंशन की वजह से ही बेसिकली बहुत सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो। आपने देखा होगा कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं, दे कैन कंफर्टेबली वॉक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मच्छर, मस्क्यूटो जो होते हैं,
या फ्लाई, हम्म, उनको देखा है कभी पानी में डूबते हैं? नो, आराम से पड़े रहते हैं, उनके अंडे भी उस पर पड़े रहते हैं। पता है ओके, कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ये सरफेस टेंशन। ओके, ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, बट ये बात समझिए, सरफेस टेंशन, अगर एक आध मार्क का ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप लिख सकें। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जो पेंटिंग ब्रश होते हैं, पेंटिंग ब्रश, उसका हाँ, पानी से बाहर निकालो, उसके जो हेयर्स होंगे वो बिल्कुल चिपक जाएंगे, यस सर, है ना? उसको जर्क करो ताकि उसका पानी निकल जाए, तो फिर वापस हेयर अपना एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये फिर से ओके, क्यों होता है, ये चिपकते क्यों है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। क्योंकि ओके, दो हेयर के बीच में जब पानी में डालोगे तो दो हेयर के बीच में, दो बालों के बीच में क्या आ जाएगा? एक लिक्विड की लेयर बन जाएगी, और वो लिक्विड का लेयर क्या करना चाहेगा? वो एरिया को कम करना चाहेगा। तो एरिया कम करेगा तो ये दो हेयर जो है वो चिपकेंगे या नहीं, ओके, यस सर, है ना? तो दिस इज द कॉज। तो सरफेस टेंशन की वजह से बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बस इतनी सी बात याद रखिए। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक बात याद रख सकते हैं आप। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई भी सरफेस है और इस सरफेस पे कोई भी लिक्विड का सरफेस है, ऐसा इमेजिन करो ऊपर से देखने पर, वरना ये मान लो कि ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का कोई सरफेस है इस प्रकार का, और आप इमेजिन करें कि इस लिक्विड के सरफेस पे आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन जिसकी लेंथ एल हो। ठीक, ओके, तो इस पे लिक्विड के पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे होंगे, यस सर, है ना? तो ये जो पार्टिकल जो इस पे फोर्स लगाएगा, दैट force divided by this length of this imaginary line is basically called as surface tension, जिसको हम जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सरफेस के लेंथ के अलोंग जो फोर्स लगता है लिक्विड में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ओके, मतलब जितना बड़ा लेंथ ऑफ द सरफेस उतना ज्यादा फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली सरफेस टेंशन। ये बेसिकली एक ओके, छोटी सी कहानी है सरफेस टेंशन की। तो ये सरफेस टेंशन वाला पार्ट पढ़ना आप, तो बाकी डिस्कशन